गड़बड़ी होने का एक जो अंदेशा जताया जा रहा है वो एग्जिट पोल कराया गया है एक माहौल बनाने के लिए कि अगर चुनाव में धांधलियां हुई हैं तो पब्लिक का एक मन बनाने के लिए एक माहौल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एग्जिट पोल भी उसी तरह के आए तो हो सकता है ऐसा ही होना था। लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। देश की जनता जानती है उन्होंने किसे वोट दिया है, और अगर उस हिसाब से वोट नहीं निकल के आते काउंटिंग के दिन तो जनता उस पर पूरी तरीके से शक करेगी, शुबा करेगी, और उसके लिए जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेगी। काउंटिंग एजेंट्स जो कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि वोटों की गिनती में कोई हेर फेर ना हो, ये निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है कि काउंटिंग में कोई हेरा फेरी ना हो। और अगर चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ईवीएम की मशीनों द्वारा वोट देने के दौरान कोई भी गड़बड़ी आपको नजर आती है तो ईवीएम के अंदर तो खुद ही बहुत बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन ये गड़बड़ियां अगर पकड़ी जाती हैं तो वो चुनाव रद्द कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबूत और जानकारी होगी, जिससे ये चुनाव आपकी अगर गड़बड़ी हुई है तो रद्द कराए जा सकते हैं। बहुत सारी खबरें इस दौरान आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने कल जो वोटिंग का, जो इलेक्शन प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक दिन है, वो है कि जब वोट गिने जाएंगे। वोट गिने जाने का भी दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी दिन वोट गिनकर यह तय होगा कि कौन कैंडिडेट जीतेगा और कौन हारेगा। बहुत सारे विद्वान लोगों ने काउंटिंग एजेंट्स जो कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि वोटों की गिनती में कोई हेर फेर ना हो, और जो चुनाव की प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव ईवीएम की मशीनों से हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में भी जो सेफगार्ड्स हैं वो सारे सेफगार्ड मेंटेन करके वोट काउंट हो रहे हैं, उस बारे में कई लोगों ने, सीनियर लोगों ने भी अपना अपना एक तरीके से गाइडलाइन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि इसके बारे में डिटेल में, पूरी डिटेल में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक मोटा मोटा और ब्रॉड गाइडलाइंस बतानी ज़रूरी है, क्योंकि काउंटिंग के दिन ये सारे काउंटिंग एजेंट्स जो जाएंगे उनके बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं, और इस बात की गारंटी हो सकती है कि काउंटिंग वाले दिन कम से कम गड़बड़ी हो। गड़बड़ी होने का एक जो अंदेशा जताया जा रहा है वो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी बता रहे हैं, क्योंकि एक एग्जिट पोल कराया गया है जो कि स्पॉन्सर्ड साफ तौर पे लग रहा है, एक माहौल बनाने के लिए कि अगर चुनाव में धांधलियां हुई हैं तो पब्लिक का एक मन बनाने के लिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एग्जिट पोल भी उसी तरह के आए तो हो सकता है ऐसा ही होना था। लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। देश की जनता जानती है उन्होंने किसे वोट दिया है, और अगर उस हिसाब से वोट नहीं निकल के आते काउंटिंग के दिन तो जनता उस पर पूरी तरीके से शक करेगी, शुबा करेगी, और उसके लिए ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेगी कि ये हमारे साथ चुनाव में धोखाधड़ी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। लेकिन उसी लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन कल का भी है। इसीलिए हम लोगों ने एक गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिसको हमने आप सभी लोगों को दे भी दिया है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 3 पेज की गाइडलाइन है, जिसे हम ब्रॉड गाइडलाइंस कह रहे हैं, क्योंकि, और ये मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो दे देगी सभी कैंडिडेट्स के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हें, कि किस तरीके से उन्हें काउंटिंग करवानी है, और ये निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है कि काउंटिंग में कोई हेरा फेरी ना हो। और अगर चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ईवीएम की मशीनों द्वारा वोट देने के दौरान वोट, ईवीएम की मशीनों को सुरक्षित रखने का सारी प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है, वो भी इसमें सारी हमने चेकलिस्ट बना के दी है मोटे मोटे तौर पे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो रूल्स हैं उसके तहत बने हुए वो, और चुनाव आयोग ने जो विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस और हैंडबुक्स बनाई हैं उसको भी, ख़ास तौर पे काउंटिंग एजेंट की भी एक हैंडबुक चुनाव आयोग ने जारी की है, जो कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे मौजूद है।
वो भी अभी आप लोग पढ़ लें, अभी टाइम बहुत है, अभी मेरे ख्याल से घंटे बाकी हैं अभी भी चुनाव की काउंटिंग होने की प्रक्रिया में। तो क्या क्या चीज़ें ले जानी है पहले मैं आपको वही बता दूं। एक तो आपके जो कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट्स ने अपने सारे अब तक काउंटिंग एजेंट्स बना लिए होंगे। काउंटिंग एजेंट्स हर असेंबली वाइज चुनाव होंगे, काउंट होंगे, 14 टेबलें लगाई जाएंगी असेंबली वाइज, और 14 टेबलों पे आपके कम से कम 14 टेबलों पे 14 ही काउंटिंग एजेंट्स होने चाहिए आपके हर असेंबली वाइज। जैसे यूपी में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लोकसभा की, एक लोकसभा के अंडर 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, तो 14 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। 14 गुणा 5 70, उसके अलावा भी 5 व्यक्ति जो बैठेंगे हर एक जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है एआरओ के पास, और एक चाहे तो वो कैंडिडेट होगा या कैंडिडेट का कोई जो इलेक्शन एजेंट होता है वो बैठ सकते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उस चुनाव को कराने के। तो ये मोटा मोटा जो लोग बैठेंगे काउंटिंग की प्रक्रिया में वो मैं आपको बताया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को लेके जाना है पोलिंग बूथ वाइज। क्या क्या लेके जाना है? एक तो आईडी कार्ड लेके जाना पड़ेगा आपको रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाने के लिए, वो आपको घुसने तभी देंगे। अब एक मशीन सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद मशीनों के नंबर बूथ वाइज, मतलब हर एक बूथ पे कौन सी मशीन इस्तेमाल हुई है, खास तौर पे कंट्रोल यूनिट, वो कंट्रोल यूनिट सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद हर एक कैंडिडेट को बूथ वाइज कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की जो प्रिंटर्स हैं उसके नंबर्स भी दिए गए हैं, हर एक कैंडिडेट को दिए गए हैं। तो ये सभी कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी है कि जो काउंटिंग एजेंट्स जाएंगे उनको ये बूथ वाइज जो मशीनों के नंबर हैं वो सप्लाई कर दें, ताकि वो मशीनों के नंबर चेक कर सके काउंटिंग के टाइम के इस बूथ में ये मशीन इस्तेमाल हुई थी, क्या उसी नंबर की मशीन आज बूथ में आई है या नहीं आई है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी। तो इसीलिए हमने लिखा है लिस्ट ऑफ मशीन्स एंड बूथ्स as allotted at the time of second randomization and booth wise EVM machines given by RO at the time of second randomization। तो वो लेके जानी है आपको ताकि आप मशीनों के नंबर चेक कर सकें। और उसके अलावा जो आपके पोलिंग एजेंट्स होंगे हर एक बूथ पे जो बैठे होंगे उन्हें फॉर्म 17C की कॉपी दी जाती है। अगर नहीं दी गई तो ये चुनाव को रद्द कराने का बहुत अच्छा ग्राउंड हो सकता है, लेकिन अगर दी गई है तो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, और उसमें आपके जो पोलिंग एजेंट होगा हर एक बूथ में, जो आपके कैंडिडेट का जो पोलिंग एजेंट होगा उसके सिग्नेचर भी होंगे। तो ये सिग्नेचर क्यों महत्वपूर्ण है? 17C फॉर्म पे आप सिग्नेचर चेक करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर होता है हर एक बूथ में, वो भी साइन करता है 17C के फॉर्म पे, डुप्लीकेट पे जो आपके पास होगा, और आपका जो पोलिंग एजेंट आपके कैंडिडेट का बैठा होगा उसके भी सिग्नेचर होते हैं। अब ये सिग्नेचर आपको किससे मैच करने हैं? जो कंट्रोल यूनिट आपके सामने आएगी मशीन, उस पर कागज़ की चिट लगी होगी और पिंक कलर का एक उस पर जो सील भी लगी होगी, उन दोनों पे रिटर्निंग ऑफिसर जो कि चुनाव आयोग का होता है उसके सिग्नेचर होंगे ओरिजिनल में, स्टैंप नहीं, और आपका जो कैंडिडेट का जो पोलिंग एजेंट होगा उसके भी साइन होंगे। ये आपको चेक करना है, मैच करना है, क्योंकि आपके पास 17C में इन दोनों के सिग्नेचर का सैंपल होगा। तो ये इस बात की गारंटी होती है कि जो चुनावी मशीन में जो वोट डाले गए थे वही मशीन आज गिनती हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो अभी तक नहीं बताई है जी। लेकिन आप लोग जो पहले पोलिंग एजेंट्स रह चुके हैं, काउंटिंग एजेंट्स रह चुके हैं, उन्हें सब बातें पता होंगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनको बता रहा हूं। अब जो पार्ट 2 होता है 17C का, उसमें एक टेबुलेशन होती है, उसमें आपको हर एक राउंड के रिजल्ट का वो लिखने का भी होता है, और एक कॉपी फॉर्म 20 की भी लेके जाएंगे आप। ये भी आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट से मिल जाएगी, इस पे आप सारे अपने रिजल्ट्स लिख सकते हैं।
जो भी CU में रिजल्ट्स आएंगे, मतलब कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा आपको पेन, पेंसिल बहुत सी जगह शायद पेन अलाउ ना करें, तो पेंसिल, रबड़ और पेपर्स बहुत सारे आप लेके जाएं। और जो आपके कैंडिडेट होंगे उनके लिए रेस्ट रूम भी होगा, तो अगर कोई भी गड़बड़ी आपको नज़र आती है तो तुरंत आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जो आपके कैंडिडेट होंगे उनके पास जाके अपनी बात बताएं कि ये गड़बड़ी हम देख रहे हैं, तो उस गड़बड़ी की फ़ौरन आपके कैंडिडेट या आपके कोई और रिप्रेजेंटेटिव उसकी शिकायत उसी वक्त RO के पास करें। एक और महत्वपूर्ण बात, हमने दिल्ली हाई कोर्ट से मेरे ही नाम से केस डाल के एक ऑर्डर लिया था जिसमें ये कहा गया है कि चुनाव आयोग चुनाव की सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और क्लोज वीडियोग्राफी होगी, हर एक मशीन की वीडियोग्राफी होगी, ताकि ये देखा जा सके कि मशीनों में कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हो रहा है। तो वीडियोग्राफी कराने के लिए आप मैंने ये जो इसमें अपने जो मेरा केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें हमने ये डायरेक्शंस ली थी वीडियोग्राफी कराने की, उसका भी जिक्र कर रखा है। उस केस का टाइटल है महमूद प्राचा वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कब हुआ था सर? ये ऑर्डर हुआ था 16/5/2024 को, पिछले महीने ही हमने ऑर्डर इसीलिए लिया था कि सभी चीज़ों की, क्योंकि अगर हमारे काउंटिंग एजेंट्स और पोलिंग एजेंट सब जगह नहीं भी बैठे होंगे तब भी उसकी वीडियोग्राफी होगी, तो अगर कोई चोरी होगी तो पकड़ी जा सकती है। इससे पहले नहीं होती थी वीडियोग्राफी, इस तरीके से नहीं होती थी, इसीलिए हमें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा था। ये तो ये आपको देखना है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखनी है, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अब इन मशीनों के ऊपर जो नंबर होंगे वो होने चाहिए, स्टिकर नहीं होना चाहिए मशीनों पे। तो जो मशीनों के ऊपर जो नंबर होंगे वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो एम्बेडेड होने चाहिए, एम्बॉस्ड होने चाहिए, वरना मशीनों के नंबर का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टिकर तो उठा के दूसरा स्टिकर लगाया जा सकता है। तो जिस मशीन में वोट डले होंगे ज़रूरी नहीं है कि वही मशीन आपके सामने आए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, हर एक कैंडिडेट का काउंटिंग एजेंट ये बात नोट करे कि क्या मशीनों पे, कंट्रोल यूनिट पे स्टिकर वाला नंबर है या नंबर उसमें गड़ा हुआ है या एम्बॉस्ड नंबर है। तो मैं समझता हूं सब लोग इस बात को समझ गए होंगे कितनी महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो स्टिकर तो कहीं से भी उखाड़ के किसी भी नंबर का किसी पे भी लगाया जा सकता है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब ये कंट्रोल यूनिट के ऊपर जो सील्स चेक करनी है आपको, सभी कंट्रोल यूनिट के ऊपर सील ठीक लगी हुई हैं। उसके अलावा जब ये कंट्रोल यूनिट की मशीनें आपके सामने आ जाएंगी तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कंट्रोल यूनिट पे एक तो CU जो है वो टूट फूट नहीं है, उसमें कोई उसके बॉक्स में वो इंटैक्ट है। स्पेशल टैग जो होता है वो है, उस पर सिग्नेचर्स हैं आपके काउंटिंग एजेंट के, वो आपको देखना है। और ग्रीन पेपर की भी सील होती है और दूसरी सील जो प्रिंट स्लिप की भी होती है वो भी देखनी है कि वो इंटैक्ट है और उस पर सिग्नेचर्स भी हैं। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये जो क्रॉस चेक आपको, अब जब एम्बेडेड आपको नंबर मिल जाएंगे कंट्रोल यूनिट पे, तो आपको चेक करना है जो सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद मशीनों के नंबर आपको आपके कैंडिडेट्स ने दिए होंगे, क्या ये मशीन का नंबर वही नंबर है जो इस बूथ पे मशीन यूज़ हुई थी। ये आपके पास लिस्ट होगी जो आपके कैंडिडेट देंगे, उससे आपको मैच करना है। ये इस बात को इंश्योर करेगा कि वही मशीन आज आपके सामने आई है। सील्स अगर उसकी ठीक लगी होंगी तो ये इस बात की गारंटी देगा कि ये सील जो है कम से कम स्ट्रांग रूम में जाने के बाद और यहाँ काउंटिंग के टाइम तक आने के बाद इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये एक सबूत है। लेकिन ये इस बात की गारंटी कतई नहीं है कि इसमें रिमोट के ज़रिए या ब्लूटूथ के ज़रिए या किसी और हैकिंग डिवाइस के ज़रिए इसमें छेड़छाड़ हुई है या नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिकल सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ये ले सकता है, लेकिन जिम्मेदारी हर स्टेज की होनी चाहिए। लेकिन इस स्टेज पे तो कम से कम आप ये चेक करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि स्ट्रांग रूम से और यहाँ तक मशीनें जो आई हैं उसमें इस दौरान तो कम से कम
हेरफेर नहीं हुई। उसके बाद टाइमिंग का, जो एक हमारे बड़े वकील साहब ने भी बताया था, टाइमिंग का हालांकि ऐसा आराम से हो सकता है कि उसको हैक कर लिया जाए टाइमिंग को, और टाइमिंग मशीनों की ऐसे प्री प्रोग्राम कर ली जाए कि अगर गड़बड़ कुछ करनी है तो वो कर भी ली जाए, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। मशीन खोलते टाइम उसी समय का आएगा। तो इससे ज़्यादा संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, मेरी ऐसी सलाह है। इसमें गड़बड़ हो सकती है, अगर हो रही होगी तो ये इस बात की गारंटी नहीं है। तो आप अपने मतलब गार्ड्स डाउन ना कर दें ये देख के कि हाँ, क्योंकि ये बताई गई है बात कि हाँ टाइमिंग ठीक खुली है, इस वक्त 4 तारीख की सुबह के 5 बजे हैं और 5 ही बजे खुल रहा है, तो ये पक्की गारंटी नहीं है। आपको फिर भी चाक चौबंद चौकन्ना रहना है कि अब जो रिजल्ट्स आएंगे, जो आप नोट करोगे वो ठीक से नोट करो, और जो मैंने सारी प्रक्रियाएं बताई हैं वो भी आप ठीक से उसको एक एक चीज़ पे अपनी पैनी नज़र रखोगे। इसके बाद एक पेपर स्लिप हटाई जाएगी, ग्रीन पेपर सील जो होती है उसका भी आपको चेक करना है सील है या नहीं है। ये रिज़ल्ट सेक्शन के ऊपर से एक वो भी आपको देखना है कि वो जो एक सील होती है, उसकी कागज़ की सील होती है, वो हटाई जाती है। उसी के बाद वो बटन, जो रिज़ल्ट का बटन होगा, वो खुले में आता है। अगर रिज़ल्ट के बटन में अगर आप देख रहे हैं जो उसके ऊपर कागज़ लगा हुआ है वो कहीं से टूटा फूटा या फटा हुआ है, तो ये सब चीज़ों की रिपोर्ट आपको करनी है। और मैं आपको कानूनी प्रावधान बता दूं, अगर ये सब चीज़ें आपस में मैच नहीं होती हैं तो उस मशीन के वोट्स, उस मशीन के जितने भी वोट हैं वो नल हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, उसका चुनाव दोबारा होना होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर मशीनों के नंबर मैच नहीं कर रहे, अगर कोई सील टूटी हुई है, अगर एम्बेडेड नहीं है, ये सभी नंबर एम्बेडेड नहीं है, स्टिकर पे नंबर है, ये सभी चीज़ें इस बात के लिए आपको कानूनी अधिकार देती हैं कि इन मशीनों के चुनाव जो हैं वो दोबारा होंगे, क्योंकि इसमें सुरक्षा का कवच जो है वो टूट गया। चुनाव आयोग जो क्लेम करता है वो सुरक्षा कवच इसमें मौजूद नहीं। उसके बाद ग्रीन पेपर हटाया जाएगा, रिजल्ट का बटन दबाया जाएगा, और सीक्वेंशियल ऑर्डर में, मतलब 1 2 3 4 नंबर आएगा। उसमें आपके कैंडिडेट का नाम नहीं आता, सिर्फ नंबर आता है कि इस सीरियल नंबर वाले को इतने वोट मिले, इस सीरियल वाले को इतने वोट मिले, इस सीरियल वाले को इतने वोट मिले। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हर एक सीरियल नंबर वाले के जो वोट्स हैं वो आप अपने फॉर्म 20 में या दूसरा जो आपके पास प्लेन कागज़ होगा उसमें नोट कर लो। आप अपना खुद का टेबल बना के भी ले जा सकते हो, तभी आप रिजल्ट मैच कर पाओगे हर एक राउंड के। उसके बाद आखिर में जब हर एक मशीन की काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो आपको पार्ट 2 फॉर्म 17C का साइन करना पड़ेगा। ये जो काउंटिंग सरकारी अफसर हैं वो आपको साइन कराने के लिए ऑफ़र करेंगे, तो वो आपको प्रेजेंट भी की जाती है, आपको पार्ट 2 दिया जाता है, वो आप ले सकते हैं। और इसी तरीके से आपको हर एक जो राउंड है उसमें ये सारी प्रक्रिया का पालन करना है। अब ये सारे रिजल्ट काउंट करें और अपने जो उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो आपके इंचार्ज बैठे होंगे ARO के पास, उसको जाके अपना कागज़ दे दें, ताकि वो उस जो ऑफिशियल रिजल्ट होगा उससे वो मैच कर सकें। हर एक मशीन का, हर एक बूथ का रिजल्ट वो उससे मैच कर सकें, तभी इस चुनावी प्रक्रिया का फ़ायदा होता है, ताकि उसी वक्त रोका जा सके चुनाव में अगर कुछ आपको गड़बड़ लगती है। इसके बाद जो 5 जो वीवीपैट के जो वो गिनती किए जाएंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से ये सारी प्रक्रिया होने के बाद वीवीपैट 5 मशीनों के वीवीपैट भी काउंट किए जाएंगे। वो भी आपको जो 5 बूथों के या 5 मशीनों के वीवीपैट के वोट के नंबर्स होंगे वो भी आपको पूरे ध्यान से, अगर आपके पास रिज़ल्ट होगा तभी आपको सब रिज़ल्ट आपके पास अच्छे से नोटेड डाउन होंगे, तभी आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जो रैंडम 5 मशीनें चुनी गई हैं वीवीपैट की, जिसके पेपर स्लिप्स काउंट की जाएंगी, उसके रिज़ल्ट आपके पास होने चाहिए। इसलिए ये बहुत ही ध्यान से सारे मशीनों के वोट्स
लिखने बहुत आवश्यकता उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये मशीनें बाद में ही पता लगेंगी आपको, तो आपके पास चुनाव के रिजल्ट्स होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ये भी चेक करना है कि अगर किसी मशीन के वीवीपैट नंबर्स की जो स्लिप्स काउंट हुई है और मशीनों में फ़र्क आता है, तो फिर ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड हो सकता है कि आप ना सिर्फ उस मशीन का रिकाउंट कराएं, बल्कि पूरे चुनाव की सारी मशीनों का भी रिकाउंट करा सकते हो। और सारी वीवीपैट की पर्चियां भी आपके कैंडिडेट साहब जो होंगे वो रिटर्निंग ऑफिसर से कह सकते हैं कि अब आप सारी वीवीपैट की मशीनें हर एक बूथ की भी गिनो। तो इसलिए ये एक्सरसाइज भी करनी बहुत ध्यान से ज़रूरी है कि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ प्राप्त होती है, इन 5 वीवीपैट की स्लिप्स में और मशीनों के बीच में गड़बड़ प्राप्त होती है, तो सारी वीवीपैट की मशीनों की सारे वीवीपैट की स्लिप्स भी गिनती करने की आपके पास ऑप्शन खुल जाता है, उसके दरवाजे खुल जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग जब ये सारी प्रक्रिया हो गई तो आपको ये भी देखना है कि हर एक मशीन वापस सुरक्षित तौर पे इकट्ठी हो और वो वापस स्ट्रांग रूम में जाएगी, जो कि डीएम ऑफिस के पास होता है। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है उसके हर एक डिस्ट्रिक्ट में चुनाव आयोग के स्ट्रांग रूम है। तो ये सारी प्रक्रिया वाली मशीनें सुरक्षित तौर पे एक साथ पैक होंगी, उसके बाद एक ट्रक में या एक से ज़्यादा ट्रक में रखी जाएंगी। उसके साथ भी आपका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, ताकि ये निगरानी कर सके कि ये मशीनों में अब काउंटिंग होने के बाद भी कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। ये मशीनें सुरक्षित इसलिए रखी जाती हैं कि यदि आपके कैंडिडेट साहब इलेक्शन पिटीशन डालना चाहे, कोई अपील करना चाहें रिजल्ट के खिलाफ, तो ये मशीनों के ज़रिए ही, और जो वीवीपैट की जो सारी स्लिप्स हैं ये सारी सील होकर सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि ना सिर्फ इस सारे प्रक्रिया की क्लोज वीडियोग्राफी कराए, जो कि हमने अपने ऑर्डर से, मैंने आपको पहले ही बताया, वो ले रखा है, इसकी वीडियोग्राफी भी करानी है, और आपके जो कैंडिडेट्स के नुमाइंदे हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इन ट्रकों के साथ जाके स्ट्रांग रूम में जाके सील करा के अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है जो कि उस दिन काउंटिंग वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने मोटी मोटी सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं एक बार फिर ये डिस्क्लेमर बताना चाहता हूं कि पूरी जानकारी आपको चुनाव आयोग के मैनुअल से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और उसके तहत बने हुए रूल्स से हैं। ये सब करने के बाद अगर आप लोग गड़बड़ी भी पाते हो तो ईवीएम के अंदर तो खुद ही बहुत बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन ये गड़बड़ियां अगर पकड़ी जाती हैं तो वो चुनाव रद्द कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबूत और जानकारी होगी, जिससे ये चुनाव आपकी अगर गड़बड़ी हुई है तो रद्द कराए जा सकते हैं इलेक्शन पिटीशन डालने के माध्यम से, जिसका टाइम पोलिंग रिजल्ट के दिन से, यानी कि 4 जून के बाद 45 दिन और मिलते हैं, यानी कि 18 या 19 जुलाई तक इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में आपके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में ये डाली जा सकती है। लेकिन पिटीशन जब ही डलेगी जब आप ये लोग सबूत सारे इकट्ठे करके तैयार रखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।